स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म सेकंड चैप्टर। इससे पहले आपने पढ़ा है पावर शेयरिंग। इसमें आपने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा। बेल्जियम सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, एक टाइम के लिए रीजनल गवर्नमेंट को अपनी पावर दे दी और काम होते ही उसने अपनी पावर वापस ले ली। तो ये एक यूनिटरी तरह की गवर्नमेंट थी, जो एक यूनिटरी गवर्नमेंट करती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जिसके ऑफिस होते हैं वो इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा कि जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब जो स्टेट के सब्जेक्ट होंगे उस पर केवल स्टेट ही लेजिस्लेट करेगा, जो सेंटर के सब्जेक्ट होंगे उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने कानून बना सकती है। तो फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म होता है पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास कुछ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे के सारे कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं। जैसे हर एक स्टेट अपना करेंसी बनाने लग गया तो इससे क्या होगा, हर मतलब कि हमारा कंट्री प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो हर एक स्टेट की ऑटोनॉमी जो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उस पर केवल सेंट्रल सब्जेक्ट गवर्नमेंट की सब्जेक्ट कानून बनाएगी, जो स्टेट के पास है वो केवल स्टेट ही बनाएगी। इससे क्या होगी, जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके पास स्टेट की ऑटोनॉमी ज़्यादा हो जाती है। ऑटोनॉमी होती है आज़ादी, मतलब उसके जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट के उस पर वो ज़्यादा, उसके पास आज़ादी है कि भाई सेंटर आके टांग नहीं अड़ा सकता है उसके कानून। और यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट के पास क्या होगा, उसके पास ऑटोनॉमी जो आज़ादी होती है इसके सब्जेक्ट पे काम करने की वो कम रहेगी। ये बात क्लियर है सबको कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी में दो ही सिस्टम है, एक का नाम है फेडरल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल यूएसए है। इंडिया नहीं है, उसका मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। और यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है यूके और श्रीलंका। श्रीलंका का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि जब ये मतलब सारी पावर सेंटर के पास होती है, इसके जो ऑफिस होते हैं उसके सेंटर के सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। और इसमें इसके जो फीचर क्या है फेडरलिज्म के वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें 7 फीचर दिए हैं फेडरलिज्म के। तो सबसे पहले है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। 2 लेवल्स जैसे हमारे इंडिया में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरा लेवल भी है जिसको कहते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ आती है, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्न द सेम सिटीजन। जितने भी सारे के सारे टायर हैं, टायर मतलब लेवल्स ही हैं, वो सेम सिटीजन पे ही कानून बनाते हैं, ठीक है। ये तो नहीं है कि भाई यूपी का सिटीजन अलग है, हरियाणा का सिटीजन अलग है, बिहार का अलग, ऐसा नहीं। सिटीजन सारे इंडिया के ही हैं, स्टेट के सब्जेक्ट्स अलग हैं, वो अपने पे काम करता है, सेंटर अपने जो कॉमन इंटरेस्ट स्टेट और सेंटर के कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उस पर काम करता है। तीसरा क्या है, और इस पे सब्जेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे मैटर है लेजिस्लेशन, कानून बनाना। स्टेट अपने कानून बनाता है, कहाँ पे उसने वेलफेयर करना है, रोड कहाँ बनाना है, स्कूल कहाँ खोलना है, ठीक है। टैक्सेशन, कौन सी चीज़ पे कितना टैक्स लगवाना है, मतलब अगर की बार जो गेहूँ पैदा हुई है उस पर कितना MSP देना है, ठीक है, कितना किसान को प्राइस देना है इसकी जो प्रोडक्शन हुआ है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, कोई हल्ला गुल्ला ना हो जाए समाज के अंदर, कॉलोनी पीसफुल रहे, सब अपने डेवलपमेंट के लिए काम करें, ठीक है। ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस देखती है कि भाई किसी में लड़ाई दंगा किसी गली में नहीं हो रहा, किसी जिले में नहीं हो रहा, गाँव में नहीं हो रहा, ठीक है। स्टेट अपने काम देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने काम देखती है, जैसे कि अपना जो फॉरेन डिफेंस, ठीक है, जहाँ पे अपनी आर्मी तैनात रहती है। तो सबके स्टेट्स, सबके सब्जेक्ट, सबके लेजिस्लेशन एरिया अलग अलग है। थर्ड इसमें आता है द जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। तो ये जो सारे के सारे फंक्शन मैंने आपको बताए, लेजिस्लेशन किए हो गए, ठीक है,
और टैक्सेशन के हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन है कि भाई किसके क्या काम है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाए या फिर लेजिस्लेशन का काम करने लग जाए, जो कि काम किसको दिया हुआ है, हमारे मंत्रियों को दिया हुआ। लेजिस्लेशन केवल हमारे एमएलए या एमपी ही बनाएंगे। एमपी बनाएंगे सेंटर के लिए, एमएलए होंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंटर के अंदर होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के जो हमारे मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी मंत्री वगैरह हैं, ये सारे के सारे इनके फंक्शंस डिफाइन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि किसके क्या काम है। फोर्थ पॉइंट है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली होती है कि अकेले चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो ये गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ये मॉडिफाई नहीं करे जा सकते। ठीक है, ये मॉडिफाई तभी होंगे जब दोनों गवर्नमेंट एक साथ, जो दोनों टायर, जो स्टेट और सेंटर के दोनों बैठ के समझौता करेंगे, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट, जिसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं, तभी लाई जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। Highest court acts as an umpire if the dispute arises between different level of the government in the exercise of their respective power। देखो, जितना भी जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, अगर लेजिस्लेचर हमारे मंत्रियों ने कुछ गलत कानून बना दिया, ठीक है, मतलब उन्होंने रिलीजन पे ही दंगा करवा दिया, ये वो है, ये वो है, तो ऐसा कानून हमारे मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रिटेशन करने की पावर किसको दी है, जुडिशरी को। जुडिशरी ही इंटरप्रेट करेगी सारे प्रोविजंस को, या जो कानून बनाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है वो केवल जुडिशरी इंटरप्रेट करती है। और अगर कोई गलत कानून बन के आ जाता है तो उसको नल एंड वॉइड, मतलब उसको नकार देती है हमारी जुडिशरी। सिक्स पॉइंट है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर द फाइनेंशियल एंड। जैसे जो टैक्सेशन का जो फील्ड है, जहाँ से ये जो स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू मिलता है, वो सारे का सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन करा है कि स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। भाई रेवेन्यू मिलेगा तभी तो उसके एम्प्लॉइज़ को सैलरी जाएगी, पटवारी को, तहसीलदार को, जितने भी होते हैं अपने जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सबको सैलरी इनके टैक्सेशन से सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। सेंटर वाले जो ऑफिसर होंगे उनको उनके रेवेन्यू के सारे इनकम सोर्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इनके जो ऑटोनॉमी है, मतलब ऑटोनॉमी होती है जहाँ पे अपना कोई स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं किसी एरिया में, ये सारे के सारे हमारे डिफाइंड। ठीक है, फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं फेडरल सिस्टम के। एक तो हमारे देश में से मतलब देश की सुरक्षा करना, उसमें एकता लाना, यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड वाइल द सेम टाइम अकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। तो फेडरलिज्म में जैसे हमारा एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है। आपको पता है एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, तमिलियंस हैं, बिहार से लोग हैं, पंजाबी हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं। ठीक है, तो सारे के सारे को डाइवर्स, कितनी डाइवर्सिटी आप देख सकते हो। इस सबको अकोमोडेट करना ये किसका काम होता है, कंट्री का। अगर इसको अकोमोडेट जो इसके अकोमोडेशन नहीं दे पाया तो हमारा बिखर जाएगा, इससे नई कंट्री बन सकती है। तो नेशनल यूनियन गवर्नमेंट का काम होता है कि ये पूरे सभी स्टेट को साथ लेके चलना, उनको यूनिटी में रखना। ठीक है, ठीक है, तो अभी एक चीज़ और पढ़ते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें टर्म यूज हो रखा है, तो वो है यूएसए। तो ये फेडरेशन बनते कैसे हैं एक्चुअली, बात यहाँ पे आती है। तो फेडरेशन कैसे है, जैसे कि अमेरिका, उसमें यूएसए में सबसे पहले 14 स्टेट थे, 14 स्टेट थे यूएसए में, तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे। मतलब स्टेट कैसे बनता है, कुछ लोग होते हैं, बात क्लियर है। उसमें एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों पे शासन करता है। उसके बाद इसी तरह के 14 स्टेट थे। अब वो छोटे छोटे स्टेट हैं, तो उनमें क्या होगी, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, सेफ्टी नहीं रहेगी। तो इन सब ने इकट्ठा होके एक सिंगल कंट्री बना ली, जिसका नाम दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये होती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इन सभी ने आगे एक अपनी फेडरेशन बना ली। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, ठीक है, स्टेट, और इनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे स्टेट 14 स्टेट के लिए, जो जब ये स्टार्ट बिगिनिंग में फॉर्म हुई थी यूएसए, तो उन सब के लिए कानून बनाएगी। और जो स्टेट है सारे के सारे इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शन चलाने के लिए, ठीक है, उनकी बाउंड्री को चेंज नहीं किया जा सकता। अब हमारा एग्जांपल ले लो, हम भी एक कंट्री है, ठीक है, हमारे भी यहाँ पे स्टेट हैं, तो वो हमारी कौन सी है, यूनियन है। हम फेडरेशन नहीं है, हम एक यूनियन है। यूनियन कैसे हैं कि भाई हम अपनी जो स्टेट की बाउंड्री है उसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कैसे कर सकते हैं, कितना होगा 1047। ठीक है, तो चेंज कैसे, जैसे यूनियन गवर्नमेंट हमारी, तो यूनियन गवर्नमेंट हमारे भी यहाँ पे जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के बाद, 1947 के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिले, उसके बाद हमारे यहाँ पे 543 प्रोविंसेस थे। तो ये सारे के सारे दे वांटेड इंडिपेंडेंट नेशन। कोई भी नहीं चाहता था कि अपनी पावर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे। ये काम करा था हमारे वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो हम भी, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था जो कि यूएसए में हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या था, उन्होंने बात करी थी जब वो एक यूनियन, जो एक फेडरेशन बने थे यूएसए, कि वो लोग एक फेडरेशन, उनकी इंडिपेंडेंस, जो स्टेट की इंडिपेंडेंस थी वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमने वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, उन्होंने स्टेट से कोई एग्रीमेंट नहीं किया। उन्होंने पूरे स्टेट को हमारे जो यूनियन थी उसमें विलय कर दिया। यही डिफरेंस है, हम एक यूनियन है न कि फेडरेशन, ठीक है। और हम चाहें तो अपने स्टेट की बाउंड्री को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यूएसए ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके स्टेट के जब वो उन्होंने, जो उनके किंग थे, उनकी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कि वी विल बी इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए। हम यूएसए के अंदर रहेंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने फंक्शन पे वर्क, अपने सब्जेक्ट्स पे वर्क करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट अपने फंक्शन करेगी। और उनकी, उन्होंने कहा दे कैन नॉट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमारे जो ऐसा इंडिया में तो बहुत बारी बाउंड्री चेंजेस हुई हैं, ठीक है। तो हमें यूनियन, ठीक है। देखो जब हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिली तो 1947 में हमने हमारे पास ड्राफ्ट कमेटी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसमें क्या क्या मेंशन था, हर एक स्टेट और सेंटर के फंक्शन मेंशन थे। इसमें यूनियन लिस्ट के पास कुछ सब्जेक्ट्स थे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के थे, ठीक है। वो है हमारे, जो मैंने पहले बताया, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ठीक है। इस पे सारे के सारे कानून बनाएगी यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या क्या थे, तो ट्रेड था, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट में रखे गए। और ये डे टू डे के फंक्शंस हैं जो स्टेट इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन को हैंडल करते हैं। कंकरेंट लिस्ट क्या थी, जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर। तो जिसमें ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जो दोनों की इंपॉर्टेंस के थे, लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट। एजुकेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलती है तो वो एक अच्छे रिसोर्स बनते हैं, वो हमारे नेशन को आगे बढ़ाते हैं। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक ढांचा देता है हमारे देश को। तो एजुकेशन सबके कॉमन है। फॉरेस्ट, ऑक्सीजन मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर, ठीक है। ये हमारे कंकरेंट लिस्ट में रखे गए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो उस वक्त एग्जिस्टेंस में नहीं थे, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। कंप्यूटर के जो उस वक्त हमारे, अभी तो हमारे पास 4G या 5G आने के बाद, तब उस वक्त ये बात नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें जो ये सब्जेक्ट बाद में निकल के आए वो रेसिड्यूअरी लिस्ट में डाल दिए गए। और रेसिड्यूअरी जो लिस्ट थी, इसकी पावर हमारे यूनियन गवर्नमेंट को दी गई। यूनियन गवर्नमेंट को इसको पावर दी। और जो कंकरेंट लिस्ट में अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो यूनियन का जो कानून होगा वो प्रिपेयर करेगा। आज इतना ही, पढ़ेंगे क्लास। थैंक यू।